मैं बरखा शर्मा आपके सामने जो हम कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए अब तक हमने जो देखा है वो देखा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, प्रियम्बल। और जो आज हमारा पार्ट है वो है हमारा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य क्या होते हैं? मूल कर्तव्य होते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, कहाँ पे दे रखी है? पार्ट 4A में दे रखी है। आर्टिकल जो है इसका वो आर्टिकल है 51A। तो इसके संबंध में जो हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे वो ये है कि सबसे पहले जो मूल कर्तव्य हैं वो जब हमारा संविधान बना था उस समय हमको नहीं मिले थे। मूल कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने उस समय प्राप्त नहीं किया था जब हमारा संविधान बना था, जो कि 26 नवंबर 1950 को बना था। लेकिन फिर क्या हुआ? 42वां संविधान संशोधन हुआ जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर हमारे मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। हमें जो हमारे संविधान के द्वारा मूल अधिकार दिए गए हैं, तो मूल अधिकारों के साथ साथ व्यक्तियों पर कुछ कर्तव्य भी अधिरोपित किए गए हैं कि हमें भारत के नागरिक होने के नाते कुछ मूल कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। ये जो मूल कर्तव्य होते हैं इनके लिए किसी न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता इनका उल्लंघन करते हैं तो। लेकिन क्या होता है, लेकिन ये हर नागरिक का, भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि जो हमें संविधान में हमारे मूल कर्तव्य दिए गए हैं उनका पालन करें। तो जो हमने मूल कर्तव्यों का प्रावधान लिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट लिया था वो हमने लिया था सोवियत संघ से। सोवियत संघ से हमने इसका कॉन्सेप्ट लिया था। और जब प्रारंभ में, जब संविधान प्रारंभ हुआ था तब तो हमारे पास मूल कर्तव्य नहीं थे। लेकिन जब मूल कर्तव्य मिले हमको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो उस समय हमको केवल 10 मूल कर्तव्य मिले थे। केवल 10 मूल कर्तव्य मिले थे। लेकिन 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में, उसके द्वारा हमें हमारा 11वां मूल कर्तव्य, 11th फंडामेंटल ड्यूटीज मिले थे। तो ये कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 51 क। क में क्या बताया गया है कि मूल कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट दिया गया है ना? फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट किसके लिए दिया गया है? भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए। भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या दिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है। तो जो सबसे पहले हमको फंडामेंटल ड्यूटी मिली है, हमारा मूल कर्तव्य मिला है, वो मिला है 51 क और क में, जिसे 51A भी कहा जा सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है? इसे बताया गया है कि संविधान का पालन करें। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करे। ठीक है। तो जब हम इसको कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, तो जब हम इसको याद करेंगे, क्योंकि 11 मूल कर्तव्य है तो इनको याद करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें इनके कीवर्ड्स निकालने होंगे। तो संविधान का पालन करें, यहाँ से करके इस कॉन्सेप्ट को याद कर सकते हैं कि भाई हमको इसको देखेंगे और हमको याद आ जाएगी बात कि भाई हमको क में दे रखा है कि संविधान का हमको पालन करना है। ठीक है। फिर आता है हमारा 51 क ख। ख में आ गया हमारा बी पॉइंट। बी पॉइंट क्या बोल रहा है हमको? कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा है ना हमको, इसमें हमारा कीवर्ड होगा राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन को। और फिर इसके बाद आता है 51 का गे पॉइंट। गे का मतलब हो गया सी पॉइंट। क्या बोलता है ये बोलता है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। तो इसमें जो हमारे की पॉइंट्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे? इसमें निकलेंगे संप्रभुता, एकता और अखंडता। तो हमने सबसे पहले संविधान का पालन किया, फिर हमारा आ गया आंदोलन, फिर उसके बाद हो गई प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। ठीक है। पालन, आंदोलन और रक्षा। ठीक है। फिर इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा 51 का घ पॉइंट, यानी डी पॉइंट। क्या बोलता है ये हमको?
ये हमको बोल रहा है कि देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। मतलब नैतिक कर्तव्य है हमारा कि भाई देश में कभी युद्ध वगैरह की विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जावे तो हमें देश की रक्षा करनी चाहिए, और हमें सरकार के द्वारा बुलाए जाने पर, हमारा आह्वान किया जाने पर कि हमें राष्ट्र की सेवा के लिए सरकार के द्वारा आह्वान किया जा रहा है कि भाई अगर लोगों से अपील की जा रही है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो ये हमारे नैतिक कर्तव्य है। फिर इसके बाद आता है 51 का ड पॉइंट, यानी कि ई पॉइंट। ई पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, तो इसका जो ये घ पॉइंट था ना डी वाला, इसको हम कीवर्ड निकाल सकते हैं, देश की रक्षा करें। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, संविधान का पालन। फिर उसके बाद देखा था हमने राष्ट्रीय आंदोलन। फिर उसके बाद देखा था हमने एकता अखंडता, संप्रभुता, एकता और अखंडता। और फिर हमने देखी इसकी देश की रक्षा। अब आता है हमारा ई पॉइंट, जो हमको बोलता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। भातृत्व यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का परित्याग करें जो कि क्या हो, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो क्या बता रहा है ये वाला पॉइंट हमको बता रहा है समरसता और समान भातृत्व की भावना, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। किस आधार पर, किसी भी धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इस तरह की प्रथाएं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, स्त्रियों के सम्मान का हनन करती हो, उनका विरोध किया जाना चाहिए। फिर इसके बाद आता है हमारा पॉइंट 51 का च पॉइंट। एफ एफ पॉइंट आएगा यहाँ पे। एफ पॉइंट हमें क्या बोल रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे और उनका परीक्षण करें। ठीक है, मतलब परंपराओं के संबंध में कौन बता रहा है हमको, हमको बता रहा है च पॉइंट, यानी कि एफ पॉइंट। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसका जो की पॉइंट हो सकता है संस्कृति, संस्कृति से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर आती है हमारा जी पॉइंट। जी पॉइंट क्या बोल रहा है हमको, छह पॉइंट बोल रहा है 51 का 6 पॉइंट, यानी जी पॉइंट हमको बोल रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन यानी होता है विकास करना, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। तो हम जी पॉइंट को किसे कर सकते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, जी को हम याद कर सकते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के नाम से। फिर उसके बाद आ गया हमारा पॉइंट एच। एच क्या बोल रहा है हमको, 51 का जे पॉइंट यानी एच पॉइंट हमको बोल रहा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो इस जो पॉइंट है इसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के नाम से याद कर सकते हैं, ये हमारा इसका की पॉइंट हो सकता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है हमारा 51 का झ पॉइंट, है ना। ये क्या बोल रहा है हमको, ये हमको बोल रहा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। क्या पॉइंट हो गया, ये आई हो गया। इससे पहले हमने एच देखा था ना, तो अब ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा, आई पॉइंट हो गया। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रखे। तो इसका जो कीवर्ड निकलेगा वो होगा सार्वजनिक संपत्ति और हिंसा। सार्वजनिक संपत्ति, हिंसा कहाँ पे आ गई, जय वाले पॉइंट में हो गई, आई वाले पॉइंट में हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 51 का ण पॉइंट। ये क्या बोल रहा है हमको, इसका मतलब हो गया जे पॉइंट। ये बोल रहा है हमको कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर क्या करे, बढ़े, और क्या करे, बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो क्या बता रहा है ये कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां हो, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का हमको प्रयास करना चाहिए।
इससे क्या होगा कि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए नई नई उपलब्धियों को प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के नाम से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आता है 51 कैग का टैब पॉइंट, जो कि संविधान के जब संविधान के प्रारंभ पर तो मूल कर्तव्य थे नहीं हमारे पास, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो जो इसमें 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा शिक्षा के संबंध में हमको प्रावधान दिए गए थे कि यदि माता या पिता या संरक्षक है, वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बालकों को बालक या प्रतिपालक के शिक्षा के अवसर प्रदान करे। कितनी आयु के बालक है यहाँ पे है 6 से 14 वर्ष तक के बालक। हमने शिक्षा के संबंध में प्रावधान कहीं और पे भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? आर्टिकल कौन सा था? 21A, है ना? और कहाँ पे पढ़ा था? आर्टिकल 45 नीति निर्देशक तत्व थे। ये तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स थे, और ये जो है हमारा क्या है ये बताओ आप? ये हमारी है फंडामेंटल ड्यूटी। ये कब से जोड़ी गई थी? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के संबंध में। तो ये वाला जो प्रोविजन है, ये 11th पॉइंट आ गया हमारा। ये माता पिता को क्या बोलता है? माता पिता का नैतिक कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष तक की अपने बालकों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाए। तो ये थे हमारे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हम कहाँ से लिए थे? अगर हम इसका एक ब्रीफ रिवीजन देखें, तो जो मूल कर्तव्य थे वो हमने सोवियत संघ के संविधान से लिए थे। 42वें संविधान संशोधन में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जुड़े गए थे। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि शिक्षा के संबंध में था, है ना? और जो मूल कर्तव्य होते हैं वो नैतिक कर्तव्य होते हैं, नागरिकों के कर्तव्य होते हैं। केवल किसके लिए होते हैं? भारतीय नागरिकों के लिए होते हैं, विदेशी व्यक्तियों के लिए नहीं होते हैं। और क्या होते हैं? ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म और पद्धतियों के आधार पर होते हैं, बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखते हैं, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, क्योंकि जो मूल अधिकार थे वो तो हमारे वाद योग्य थे कि भाई किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह व्यक्ति कोर्ट में जाएगा कि भाई हमारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो आर्टिकल 32 में तो सुप्रीम कोर्ट में चल जाएगा और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में चल जाएगा। ऐसे आए थे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं? राज्य, उनको लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है। राज्य उसको कैसे लागू करवा सकती है? विधि बनाकर लागू की जा सकती है। ठीक है, मतलब जो कानून बन जाता है ना किसी उसके संबंध में, लॉ मतलब किसी निर्देशक तत्वों के संबंध में यदि कोई लॉ पास हो जाता है, तो क्या होते हैं? जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो निष्क्रिय से सक्रिय बन जाते हैं। ठीक है ना? फिर ये आ गए हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। जो फंडामेंटल ड्यूटीज तो क्या होती है? हमारा नैतिक कर्तव्य होती है, तो बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखती है। इनका क्या महत्व होता है कि नागरिकों को अपने देश के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराया जाता है इनके द्वारा, और ये नागरिकों को प्रेरणा देते हैं कि उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता बनी रहे, और न्यायालय को किसी विधि की वैधता के परीक्षण में सहायता करते हैं। ठीक है, तो इनको मतलब ये शासन के मूलभूत होते हैं, और मतलब व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? अपने देश के लिए अपने मूल कर्तव्यों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ तक हमने देखे मूल कर्तव्य जो कि 4 केतक थे। अब ये जो पार्ट आता है हमारा वो आता है पार्ट 5। पार्ट 5 हमको बोल रहा है संघ के बारे में। किसके बारे में? संघ के बारे में। संघ का मतलब क्या हो गया? संघ का मतलब हो गया द यूनियन। द यूनियन कहां से कहां तक है इससे संबंधित प्रावधान? इससे संबंधित प्रावधान हमको दे रखे हैं आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। एक बहुत बड़ा पार्ट इसके अंतर्गत कवर होता है आर्टिकल्स का। तो क्या बताता है ये हमको बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी एक। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में प्रावधान बताता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार। इनके जो कार्यपालिका के इसमें भी 3 पार्ट होंगे, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले जो आती है वो आती है कार्यपालिका। कार्यपालिका के जो प्रोविजंस है वो हमको दे रखे हैं 52 से लेके 78 तक।
ठीक है ना। 52 आर्टिकल से लेके 78 तक हमको कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के बारे में बता रखा है। फिर इसके बाद हमको बताया गया है विधायिका के बारे में, लेजिस्लेचर के बारे में। कहाँ से कहाँ तक बताया गया है? 79 से 123 तक। ये हमको बताता है कि जो विधायिका होते हैं, लेजिस्लेचर होता है, वो अपना काम कैसे करेगा, है ना। फिर इसके बाद जो संघ की न्यायपालिका होती है ना, उसके बारे में बताया गया है। संघ की न्यायपालिका में क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट वगैरह आते हैं ना, उनके बारे में प्रोविजंस दे रखे हैं। वो कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं हमको? 124 से लेके 147 तक दे रखे हैं। फिर इसमें बताया गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके संबंध में बता रखा है हमको 148 से लेके 151 तक। ये जो पार्ट होगा वो हम आगे की क्लासेस में कवर करेंगे। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, और अगर फॉलो नहीं भी किया, तो अगर आप इनके पुराने लेक्चर्स को देखेंगे, तो उनको लेक्चर्स को देखने के बाद हम मंडे को ये वाली सीरीज का एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपको इसको समझने में आसानी होगी, एक फास्ट रिवीजन करने में मदद मिलेगी। तो आप इस लेक्चर को देखने के से पहले आप क्या करें, इसका जो 52 से लेके 151 तक है वो एक बार गो थ्रू करके आ जाइए। तो जब आप इस क्लास को लेंगे ना, तो आपको आसानी होगी। तो अगर आपको ये जो सीरीज है वो अच्छी लग रही है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो प्लीज आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और डी लॉ जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।